हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है? अच्छा भाई, आप तो 12th में हैं, भूल तो नहीं गए आप लोग? अच्छा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तो तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, है कि नहीं भाई? चलिए भाई, तो अब बेटा हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हम लोग बेटा लास्ट टाइम देखिए, आप लोग, मुझे मालूम है कि अगर मैं रिवीजन के लिए नहीं बोलूँगा तो आप रिवीजन नहीं करेंगे, है ना? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए। लास्ट डे जो पढ़ाया था उसको भी रिवाइज किया होगा आपने। कुछ बच्चे बिल्कुल ना मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझ के चल रहे हैं, वो अप्लाई भी कर रहे हैं। मैंने बोला है बेटा लेक्चर रिवाइज हर बार करना होगा। लेक्चर रिवाइज करके आओगे तो नया जो लेक्चर होगा वो आपको समझ में आएगा, और अगर आप लेक्चर रिवाइज करके नहीं आओगे तो आपके समझ में नहीं आने वाला है, सब रायता फैलने वाला है। मैंने आपको लास्ट टाइम ओम्स लॉ पढ़ाया था बेटा, याद है आपको? ओम्स लॉ पढ़ाया था। ओम्स लॉ तो आपको याद होगा नहीं, सब भूल भाल गए होंगे, है कि नहीं? ओम्स लॉ में लास्ट टाइम मैंने आपको IV ग्राफ बताया था बेटा। I यहाँ पर x एक्सिस पे है और V यहाँ पर जो है Y एक्सिस पे है। तो ये IV ग्राफ में मैंने आपको समझाया था बेटा कि ओम्स लॉ जो कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है, मैंने बताया था ना, जो कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है उसे हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या सभी कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करते हैं? तो हमारा आंसर है नहीं, सभी कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि क्या होता है बेटा, कंडक्टर्स में जैसी करंट पास होता है ना तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, चेंज होने लगता है। दैट्स वाई वहाँ पर V बराबर IR लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इज सेड टू बी द ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइस या लीनियर डिवाइस। क्योंकि लीनियर क्यों बोलते हैं? V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए इसे लीनियर भी बोलते हैं। यहाँ पर बेटा ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो स्लोप यहाँ पर जो कि tan थीटा होगा ये बेटा रेजिस्टेंस को बताएगा। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस को बताएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ के आते हैं, और ऐसे भी बहुत सारी संख्या है जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आते हैं, है ना? उनके लिए सब नया है, हर दिन नया है। पुराना हम भूल जाते हैं, नई चीज़ को याद रखते हैं, है ना? पास्ट में क्या पढ़ाया, हम पास्ट को सर देखते नहीं हैं, हम प्रेजेंट को देखते हैं, है ना बेटा? तो कल जो पढ़ाया वो सब बिल्कुल माइंड से साफ हो गया होगा, दिमाग से सब सारे कचड़े निकाल देते हैं आप लोग, है ना? दिस इज़ लाइक ए कचड़ा निकाल देते हो, फिर वो तुम्हें याद रहता है दोस्तों की बातें, घर वालों की डांट, पैसे जो है खर्च कहाँ करने, पिज्ज़ा पे खर्च करने हैं, बर्गर पे बर्गर मंगाने हैं, इन पे ज़्यादा दिमाग रहता है। पढ़ाई लिखाई तो यार चलती रहती है यार, ज़िंदगी है, पढ़ना लिखना तो चलता ही रहता है। सुंदर पिचाई का गूगल वाला जो है, गूगल के जो CEO बने हुए सुंदर पिचाई, उनका इंटरव्यू सुना आपने? मैंने थोड़ी देर देखा। क्या बोला उन्होंने? चेन्नई के रहने वाले हैं और IIT खड़गपुर से पढ़ाई करा, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका गए। प्लेन तक का किराया नहीं था उनके पास, उनके पिताजी ने पूरा वेतन केवल टिकट खरीदने में खर्च कर दिया। तो बेटा आप अगर मेरिटोरियस रहेंगे तो घर वाले घर बेच के आपको पढ़ा देंगे, अगर आप सही पढ़ने में हैं तो, वरना तो भैया घर वाले तो 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। तो स्लोप यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। फिर सुनिएगा बेटा, अगर कभी कभी एक आध टर्म आपको मिल जाए, मोबिलिटी अगर कहीं पर आपको मिल जाए कि मोबिलिटी, हालांकि मोबिलिटी बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन कहीं पर अगर चर्चा हो जाए कि मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड है ये। मोबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड है ये टर्म्स, जिसमें मोबिलिटी का डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोबिलिटी, है ना?
तो देखिए ये आपका जो होता है मोबिलिटी होता है, तो म्यू बराबर होगा बेटा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कभी अगर चर्चा हो जाए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो ये आपको आना चाहिए। मोबिलिटी इज द टर्म रिलेटेड टू द motion of the electron या movement of the electron, and mobility is defined as the drift velocity upon the per unit applied field, पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा टर्म है, अगर कभी इस्तेमाल हो तो आपको आना चाहिए, भूलना नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं, सेल जब आप कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है, तो वही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मोबिलिटी है जिसमें कि हमें कोई डर नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, डरना नहीं है, आराम से सुनो। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। हम लोग जितना पढ़ा, हम लोग ने जितना पढ़ाई करा, भाई पढ़ाई तो करा, अब जितना पढ़ाई करा उन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए हमसे कहेगा कि भैया ये कोई कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का जिसका लेंथ L है और करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे करके ऐसे, एंड रेडियस इज R, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अच्छा बेटा रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर हमें सॉल्व करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अगर बेटा हमसे कहेगा कि रेजिस्टेंस इसका सॉल्व करिए, क्या आपको आता है इसका रेजिस्टेंस सॉल्व करना? तो मैंने कल आप लोग को बताया था बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, जहाँ एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ। तो एल यहाँ पर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पैरेलल टू द करंट, करंट की डायरेक्शन ये है और एल इसके पैरेलल है। तो हम बोलेंगे सर एल के जगह तो एल ही लिखना होगा, और ए क्या है बेटा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि करंट के परपेंडिकुलर आएगा, तो करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो ये आएगा, ये आएगा, ये ऐसे ऐसे। तो ये जो है सर्कुलर डिस्क की तरह है, तो पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी समझना, देखो मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। अब जैसे मान लो बेटा, लेट अस सपोज हमसे क्वेश्चन कहेगा कि यहाँ पर ये जो है एक क्यूबॉइड है या एक कंडक्टर है क्यूबॉइड शेप का। मान लीजिए बेटा, बहुत आराम सुनिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ऐसे करके कंडक्टर से करंट ऐसे पास हो रहा है। अब यहाँ पर बेटा ये कंडक्टर है, करंट ऐसे पास हो रहा है, एंड रेजिस्टिविटी इज रो, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। अगर मुझसे कहेगा रेजिस्टेंस फाइंड करने को, रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहेगा, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो हम बेटा रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे सर करंट ऐसे जा रहा है, R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रो एल बाई ए। अब यहाँ पर बेटा R इज इक्वल टू रो और L, L इज द लेंथ। तो बताइए लेंथ यहाँ पर A ले कि B ले कि C ले? तो हम बोलेंगे करंट ऐसे जा रहा है, करंट के पैरेलल, करंट के पैरेलल, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पैरेलल टू द करंट। मेरी बात समझो, मैं कितना आराम से बोल रहा हूँ, है ना, कितना आराम से बोल रहा हूँ, और उतना ही आराम से आपको सुनना और उतना ही कंफर्ट फील करना और कॉन्सेप्ट बनाना है। समझोगे तो अपने आप कंसेप्ट काम हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, माइंड खुद ही काम करने लगता है। बस आपको फोकस करना है चीज़ों को।
तो यहाँ पर बेटा L यहाँ पर क्या लेंगे, A B C में बताओ क्या लेंगे, A लें कि B लें कि C लें। तो हम यहाँ बोलेंगे सर आप A ले लीजिए। क्यों? क्योंकि A जो है वो करंट के पैरेलल है, B और C तो करंट के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं आपको ये डस्टर से समझाता हूँ, देखो करंट ऐसे एंटर कर रहा है। अब बेटा ये जो है देखिए, ये जो है B है, ये जो है C है और ये जो है A है। तो सोचिए करंट के पैरेलल ना तो B आएगा ना तो C आएगा, कौन आएगा, A। करंट ऐसे फ्लो रहा है तो ये A आएगा जो कि करंट के पैरेलल है लेंथ। तो यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे A जो कि करंट के पैरेलल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो करंट ऐसे, तो ये शेडेड पोर्शन कर देते हैं। ये एरिया ऐसे है करंट के परपेंडिकुलर, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी B इंटू C। तो देखिए रेजिस्टेंस निकल के आया रो A अपॉन B इंटू C। बहुत सिंपल है बेटा, देखिए रेजिस्टेंस कितने प्यार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल आराम से सुनिएगा, धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। नहीं आएगा वीडियो रिप्ले कर सकते हैं, वीडियो रिप्ले करके दोबारा देखिए, दोबारा आप देखेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करिए। लेकिन बेटा अगर आप इसमें सेल्फ स्टडी थोड़ा करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, आपको बहुत अच्छा आएगा। अच्छा चलिए और भी करते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए बेटा इसी में हम क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, इसी में हम क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए ये है, मान लीजिए ऐसे है, ये कंडक्टर ऐसे है। अब बेटा मुझे बताना है आपको, ठीक है, बहुत आराम से। ये कंडक्टर अब ये ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये C है, ये A है और ये B है। अब मुझसे कहेगा रेजिस्टेंस लिखो। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे R बराबर रो L की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में कौन सा लेंथ पड़ेगा, A पड़ेगा, B पड़ेगा या C पड़ेगा। यानी बेटा ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे। तो देखिए ये वाली साइड को कितनी है, ये ऐसे है ना, ये वाली साइड कितनी है C, ये वाली साइड कितनी है A, और ये हाइट कितनी है B। करंट कैसे जा रहा है, करंट को देखना पड़ता है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट को देखना पड़ता है। करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के पैरेलल यही वाला साइड पड़ेगा, सामने वाला साइड को बोलो क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो, A है कि B है कि C है, जल्दी बोलो, C है। देखिए डायग्राम में दिख रहा, करंट के पैरेलल C पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा हम ये आंसर लिखेंगे रो C अपॉन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि करंट के परपेंडिकुलर आएगा, सो A इंटू B। हमने बड़े प्यार से इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिख लिया। तो रेजिस्टेंस लिखते समय जो रो इंटू L का मतलब करंट के पैरेलल जो लेंथ है, इसलिए करंट को देखना पड़ता है कि करंट कैसे फ्लो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, समझते रहो, बिल्कुल आराम से समझते रहो, घबराओ नहीं, आराम से सीख जाओगे सब। फिर देखो बेटा और देखते हैं, देखिए अब जैसे बेटा मान लीजिए, बिल्कुल आराम से सुनना, बहुत आराम से गौर से सुनना। जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारे सामने क्वेश्चन हो, लेट अस सपोज हमसे अगर क्वेश्चन कहे कि भैया ये जो है एक कंडक्टर है ऐसे इस शेप का, देखिए इस शेप का कंडक्टर है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो रहा है, इधर की तरफ रेडियस इज A और इधर की तरफ जो रेडियस है वो है B, ठीक है, इधर की तरफ रेडियस B है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब मुझसे बोला कि रेजिस्टेंस सॉल्व करें, अब मुझसे बोला रेजिस्टेंस सॉल्व करिए, रेजिस्टिविटी रो है, चलिए भाई रेजिस्टिविटी रो ले लीजिए। रेजिस्टिविटी को याद करिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब बेटा हमसे कहा रेजिस्टेंस सॉल्व करिए, तो अब मैं रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं बोलूँगा देखिए सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ वेरिएबल है। अभी देखिए छोटा सा डिस्क, फिर बड़ा डिस्क, फिर बड़ा डिस्क, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या बेटा, x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम करेंगे। लेट अस सपोज ए स्मॉल पोर्शन जिसका थिकनेस है dx, सपोज करेंगे dx है ये स्मॉल पोर्शन, ये एरिया मानेंगे छोटा सा क्रॉस सेक्शन है ना, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का। अच्छा बेटा इसका जो रेडियस है वो तो कुछ और ही होगा, एक काम करते हैं इसका रेडियस में r सपोज कर लेता हूँ, क्या सपोज कर लेता हूँ, r। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं इसका केवल रेजिस्टेंस लिखूँगा और उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर लूँगा। अब इसका रेजिस्टेंस तो dr बराबर रो L की वैल्यू dx
रो एल, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, केवल इतने का रेजिस्टेंस लिखना, बस केवल स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस लिखना, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट। कंसेप्ट पकड़िए कि मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर ये ऐसे करके, जैसे खीरा काटते तो स्लाइस निकलता, वही है r रेडियस का dx थिकनेस का। तो देखिए रो इंटू एल करेंट की डायरेक्शन में, लेंथ ये पड़ेगा dx अपॉन एरिया, एरिया ये वाला पाई आर स्क्वायर। बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा, ये dr है, लेकिन अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dx और यहाँ r है, या तो यहाँ dr हो या यहाँ पर x हो। तो अब देखें r और x में रिलेशन, तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ से ऐसे करके ये ट्रायंगल ऐसे बना लूँ, बहुत आराम से देखना, ट्रायंगल ऐसे बना लूँ और ये बड़ा सा ट्रायंगल ऐसे यहाँ तक बना लूँ, और अगर थोड़ी देर के लिए थीटा सपोज कर लूँ, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा नाउ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। कंसेप्ट बिल्डअप कैसे होगा कि हमें पता होना चाहिए कि अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं भाई, हमें करना क्या है, हमें आगे क्या करना है। अगर ये नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा काम। तो देखिए मेरे पास ये प्रॉब्लम फंसा कि यहाँ dx और यहाँ r है, रो और पाई वेरिएबल है, कांस्टेंट है, x और r वेरिएबल है, और हमें ये इक्वेशन केवल वन वेरिएबल टर्म में लिखना है, या तो dx और x के रहना चाहिए टर्म, या dr और r के टर्म रहना चाहिए, इसलिए मैं अब ये कर रहा हूँ काम। तो देखिए बेटा ये थीटा है, देखिए ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो r माइनस ए होगा, सोच के देखो, r में से a ये पूरा घटाओगे तो ये वाला साइड r माइनस है, ये वाला साइड होगा b माइनस है, बोलो सही बोल रहा हूँ, ध्यान दो ये a है, ये a, b में से a घटाएंगे b माइनस है। तो अब बेटा इस ट्रायंगल में टेन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, इस वाले राइट एंगल को देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा r माइनस ए, तो r माइनस ए अपॉन बेस इज x, देखो ये x है, और टेन थीटा इस बड़े से ट्रायंगल में कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है b माइनस ए अपॉन बेस इज l। देखिए बहुत आराम से मैं बना रहा हूँ, बिना किसी टेंशन के, मुझे पता है क्या अब क्या करना है, मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है और मैं वो करता जा रहा हूँ। अच्छा अब मुझे यहाँ पर dx की वैल्यू लिखनी है, मैं एक काम करता हूँ x की वैल्यू निकाल के फिर डिफरेंशिएट कर देंगे बहुत आराम से। तो इधर मैं मिटा रहा हूँ बेटा, घबराना नहीं। अब मैं यहाँ पर ये दोनों इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए x इधर आएगा, l पहले ऊपर आएगा, l इंटू आर माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यही आएगा ना। अब डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स बराबर l तो कांस्टेंट टर्म है, b माइनस ए भी कांस्टेंट टर्म है, r का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी आर और a का जीरो कांस्टेंट टर्म जीरो। तो देखिए dx बराबर आ गया l अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, क्यों ना यहाँ पर dx की वैल्यू रख दें। सो घबराना नहीं बेटा, डी आर बराबर हो जाएगा रो अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है रो एल कांस्टेंट टर्म है, पाई इंटू बी माइनस ए कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन में आ गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब सही है, देखिए इतना लफड़ा क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल टर्म था x और r। अब मेरा एक ही वेरिएबल टर्म, अभी इंटीग्रेट होगा, अब लिमिट लेना पड़ेगा। r है ना, रेडियस है, रेडियस ये वाला रेडियस, तो यहाँ पर मानेंगे तो a और यहाँ मानेंगे तो b, यानी देखिए रेडियस a से b तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर a और यहाँ पर b। घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आराम से बना रहा हूँ, आराम से बना रहा हूँ। इसको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार नोट्स कॉपी में लिखा, फिर 2-3 बार रफ कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन मैं बता रहा हूँ। अच्छा बहुत सारे बच्चे, मतलब 2-4-5 बच्चों ने तो मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोला कि सर मुझे ना आपने जो बताया कि रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो मैं जब कर रहा हूँ तो मेरा फिजिक्स में एक लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब आप बताओ, वो बच्चे जो मेरी बात समझ गए हैं, वो जैसे ही इस काम को करना शुरू किए तो पहले 2-4 दिन तो पता नहीं चलता है, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये पता चलने लगता है कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट हुआ, हम इम्प्रूव कर गए।
हम रिवाइज करते हैं, हम नोट्स कॉपी में लिखें, फिर 2-3 बार रफ कॉपी में लिखें, उससे समझ लिए। अब देखो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट फ्रॉम द फर्स्ट डे से आज तक पूरा रिवाइज करके बैठे हुए हैं, एक एक सवाल 2 बार 3 बार बना चुके हैं। अब आप बताओ उनका कंसेप्ट कितना बढ़िया बनेगा। ऐसे न जाने कितने सवाल है जो मैंने नहीं बताया, भाई मैं कितना बताऊँगा, लेकिन उनके दिमाग में वो कंसेप्ट है, वो बना सकते हैं उन सवालों को, और आपसे ज़्यादा अच्छा बना लेंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़ने में अच्छे, लेकिन वो अगर रिवाइज नहीं करते, चीज़ों को याद नहीं रखते, वो पिछड़ जाएंगे उनसे। कि भैया मेहनत तो मेहनत होती है, वो तो मेहनत रंग लाएगी, मेहनत तो रंग लाएगी। अगर मेहनत करोगे तभी रंग आएगी, मेहनत नहीं करोगे तो रंग नहीं आएगी, बेरंग होगे। इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत लोग फेडअप हो रहा है, यार इतना बड़ा चौड़ा लंबा, अरे यार सब पढ़ते हैं यार, सब पढ़ते हैं। जो आगे डॉक्टर बन चुके हैं, जो इंजीनियर IITN बन चुके हैं, उन्होंने भी पढ़ा है यार, और बड़े मन से पढ़ा है, तभी वो सिलेक्शन लिए। जो आधे मन से पढ़ा, उन्होंने पढ़ा तो सही, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया, जीवन में हार गए। अब अपना कोई दूसरा लाइन, बेचारे क्या करेंगे भाई। तो वो ना हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बात को समझिए, समझ गए। अच्छा मैं इधर मिटा रहा हूँ भाई, वीडियो रिप्ले करने का ऑप्शन है, बढ़िया रिप्ले करिए। अब देखिए मैं इंटीग्रेट करूँगा बेटा, तो r बराबर रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। अब इसका इंटीग्रेशन, r ऊपर जाएगा, r की पावर -2, r की पावर -2 dr a से b। अब बेटा रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1, इंटीग्रेशन तो भूल गए होगे, -2 + 1, लिमिट a से b। कितने प्यार से बनाया है ना। r बराबर रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, ब्रैकेट में -2 + 1 -1, r की पावर -2 + 1 -1, r की पावर -1 यानी 1/r, a से b। लिमिट पुट कर लो, अगर माइनस होगा बेटा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं कर करके लोअर माइनस अपर कर लो, बी स्मार्ट यार। और नहीं मालूम है तो आप सुन लो कि माइनस लग जाने से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लिया करते हैं। तो r बराबर रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, ब्रैकेट में आप माइनस छोड़ देंगे, माइनस की वजह से ही तो लोअर माइनस अपर कर रहे हैं, 1/a माइनस 1/b। अब हम इसका एलसीएम लें, तो रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए इंटू एलसीएम a इंटू बी, ए बी का एलसीएम ऊपर आएगा b माइनस ए, बी माइनस ए से b माइनस ए कट गया। तो फाइनल रेजिस्टेंस में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, रेजिस्टेंस आएगा रो एल अपॉन पाई ए बी, दिस इज द रेजिस्टेंस। और ये कैसे सॉल्व किया बेटा, ये पूरा याद होना चाहिए, पूरा एकदम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप समझाएगा यार बहुत ईजी है यार। ज़बरदस्ती लोग जान देते हैं यार, ज़बरदस्ती का जान देते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है बेटा, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, घबराओ नहीं। मैं थोड़ा रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे थोड़ा रेजिस्टेंस को आप करीब से जानें कि हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो रिप्ले कर लो, ठीक है, रिप्ले करो, प्रिपेयर करो, फिर नोट्स में लिखो, फिर 2-3 बार रफ में इस सवाल को ज़रूर बनाओ। जब कोई अच्छा सवाल लगे तो उसे तो 3 बार 4 बार बनाना चाहिए ताकि वो मुझे अच्छे से आ जाए। और क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन करते हैं बड़े आराम से। देखिए मान लीजिए अगर मुझसे कहेगा क्वेश्चन, अगर मुझसे ये सवाल कहेगा बेटा कि एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है, बहुत आराम से सुनना, ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर से खोखला है ना, और ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग मटेरियल है ना, आयरन का या एल्यूमिनियम का या कॉपर का। इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस इज बी।
अब मुझसे कहा कि हमने क्या करा, अंदर की तरफ हाई पोटेंशियल कर दिया, बाहर पे लो पोटेंशियल कर दिया, या मान लीजिए एक वायर लिया बेटा, ऐसे होल किया, ड्रिल किया, इधर की तरफ हाई, इधर की तरफ लो। अब अगर रेजिस्टिविटी रो है तो बोल रहा है कितना करंट फ्लो, मतलब कितना रेजिस्टेंस हो, जो कि करंट तो फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, करेगा ना भाई फ्लो। तो अब मुझे बताना है बेटा, देखिए यहाँ से करंट निकलेगा यूँ, ऐसे करके करंट ऐसे, और करंट रेडियली ऐसे फ्लो करेगा। करंट देखिए रेडियली ऐसे फ्लो करेगा, करंट रेडियली फ्लो करेगा बेटा, रेडियली फ्लो करेगा। तो हमें, और सब करंट कलेक्ट होकर के यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा। हमें बेटा रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, तो हम इसमें रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर हमसे बोला फाइंड द रेजिस्टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिस्टेंस, अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा, अभी मैं बैटरी मिटा दे रहा हूँ, सेल मिटा दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए था। अब मुझे यहाँ पता है कि करंट रेडियली फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग रेडियली, करंट इज फ्लोइंग रेडियली, करंट इज फ्लोइंग रेडियली, है ना बेटा, करंट इज फ्लोइंग रेडियली। अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये मुझे बताना है, मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, सीखिए इसे, नहीं आ रहा है इसे सीख जाइए, क्या प्रॉब्लम है सीखने में, कोई बुराई नहीं है, सीख जाते अच्छे से, है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पर बहुत आराम से, तो देखो बेटा यहाँ पर जो है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सोचिए ये स्फेयर है, ऐसे एक स्फेयर मानिए। अब स्फेयर है तो ये स्फेयर के सरफेस को करंट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा, ऐसे, है ना। देखिए ऐसे ये स्फेयर है, ऐसे मान लीजिए, एज्यूम करिए करंट ऐसे ऐसे परपेंडिकुलरली पार कर रहा है। फिर अगला स्फेयर मानेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी करंट के लिए जो एरिया जो परपेंडिकुलर होता है वो बढ़ता चला जा रहा है, वेरिएबल एरिया है। देखिए अभी एरिया छोटा, फिर एरिया बड़ा, और तो करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो वेरिएबल होगा। माइंड में सोचिए, दिमाग में सोचिए कि आपको लिखना है रो एल बाई ए। एल कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता है, करंट के डायरेक्शन में लेंथ पता है मुझे, लेकिन एरिया, सॉरी ए कैपिटल ए, एरिया इज वेरिएबल, एरिया यहाँ वेरिएबल है बेटा। तो अब मैं क्या करूँगा, एरिया को वेरिएबल देखते ही मैं क्या करूँगा, स्मॉल एलिमेंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि टेक एज वेरी स्मॉल एलिमेंट, उसका रेजिस्टेंस निकालो और फिर इंटीग्रेट कर लो। यानी कंसेप्ट बहुत साफ साफ है। यानी यहाँ पर बेटा मैं एक्स रेडियस का, ऐसे करके एक्स रेडियस का ऐसे एक स्फेयर एज्यूम करूँगा। ये देखिए एक्स रेडियस का स्फीयर एज्यूम करा, जिसका थिकनेस है dx, जिसका थिकनेस क्या है dx। पूरा बना दूँ, चलो पूरा बना देता है, पूरा ही बना देता हूँ, ठीक है बेटा। इसका थिकनेस कितना है जल्दी बताओ, dx। ऐसे शेडेड पोर्शन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए अब मैं इस शेडेड पोर्शन में रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो डी आर बराबर रो एल की जगह क्या लिखूंगा, करंट ऐसे फ्लो रहा, करंट की डायरेक्शन में लेंथ ये डी एक्स आएगा, और अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा स्फेयर का सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल कहानी है। देखिए आप इसको एक बार नोट्स में लिखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सर स्मॉल एलिमेंट भी मानते हैं, सर आप स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखते हो, है ना। जब एक बार रफ में फिर से करोगे तो तुम्हें लगेगा स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखते हैं, फिर दूसरा का हाँ स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखा, तीसरे बार में अरे यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है, स्मॉल पार्ट का रेशियो लिख लो, स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिख लो और इंटीग्रेट कर लो। ये तुम खुद बोलने लगोगे नोट्स में, अच्छा स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं। देखो तुम्हारे वर्डिंग्स कैसे कैसे चेंज होंगे। रफ में लिखोगे हाँ स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखना पड़ता है, दूसरे में हाँ यार बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट का रेशियो लिखना पड़ता है, और तीसरी बार में अरे यार स्मॉल एलिमेंट का रेशियो निकाल करके इंटीग्रेट मार दो। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने लगेंगे। यानी पहले बोलने का, सेंटेंस बोलने का क्या भाव था, तुम्हारा क्या फील था, दूसरी बार में तुम्हारा फील क्या था, तीसरी बार में तुम एकदम कंफर्ट जोन में डूबते चले जा रहे हो। इसलिए बोलता हूँ कि 2-3 बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें बहुत ईजी लगती है। अब इंटीग्रेट करेंगे
आर बराबर इंटीग्रेशन रो डी एक्स अपॉन 4π(x²) और x की लिमिट क्या होगी बेटा, a से b, तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। यहाँ पर बेटा जो कांस्टेंट टर्म है रो अपॉन 4π बाहर कर लो, x की पावर -2 dx कर लो, बड़े आराम से, है ना, घबराना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं घबराना। r बराबर हो जाएगा, यहाँ a से b है बेटा, अब ये आ गया रो अपॉन 4π। अब देखिए x की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1 a से b, है ना, घबरा नहीं रहा ना, टेंशन मत लेना, मैं यही हूँ। r बराबर रो अपॉन 4π। अच्छा देखिए बेटा ये -1/x है ना, इसे समझिए -1/x कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, माइनस देखते ही लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट अभी सिखाया था, देखो सीख गए, अब अप्लाई भी करो। तो देखिए लोअर लिमिट पहले लिखें x की जगह a, फिर वही चीज़ आया है, लिखिए फिर माइनस, फिर वही चीज़ 1/b, ऐसे करके। क्या प्रॉब्लम है, देखो कोई दिक्कत हुआ? अब देखो r बराबर रो, है ना, अपॉन 4π, एलसीएम लेंगे नीचे तो ab और ऊपर आ जाएगा b -a। लो जी हो गया आंसर। हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, जिसमें कि बहुत बड़ा परेशानी हुआ मुझे। कोई परेशानी हुआ मुझे? कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सिंपल है कहानी, है ना। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे बेटा, ये आप देखो, रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आसान है कि नहीं है? चलो और करते हैं, टेंशन मत लो। देखो बेटा, देखो मिटाते हैं भाई, ना समझ में आए वीडियो रिप्ले कर लो, है ना, वीडियो रिप्ले करके बार बार उसे लिखो, है ना। सारे क्वेश्चन जो जितना भी मैं कराता हूँ चैप्टर में एकदम बार बार, अच्छा वीक में एक बार ज़रूर उसको करो, वीक में एक दिन, अब तो एकदम रूटीन बना लो, वीक में एक दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, नॉर्मली जितना पढ़ रहे हैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, उस दिन पहले माइंड प्रिपेयर कर लो कि आज थोड़ा खा पी के बिल्कुल आराम से और उसका सही से पढ़ेंगे तबीयत से, और उस समय थोड़ा सा मतलब नमकीन रख लो, है ना, थोड़े से मुरमुरे रख लो, है ना, ऐसे छोटी छोटी कटोरी में। मैं ऐसे ही करता था, फिर थोड़ा मम्मी से बोल रिक्वेस्ट कर लो, थोड़ा मम्मी बीच में चाय जरा सा थोड़ा सा, या छोटी बहन है, अरे यार बड़ी बहन है, दीदी है, बोल दो यार कि दीदी ज़रा चाय बना देना यार। अपना चाय बनाते हुए रिक्वेस्ट करके अपना आराम से पढ़ते रहे और तबीयत से सारा रिवाइज़ कर लिए। मतलब जिस दिन तुम रिवाइज़ करो वीक में एक दिन, उस दिन 3 से 4 घंटे लगेंगे, एक सब्जेक्ट को देना होगा, ढंग से बिल्कुल रिवाइज़ हो जाएगा। और रिवाइज़ हो गया बस कुछ नहीं, कॉन्फिडेंट हो गया, आपको लगेगा क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, आप भूलेंगे नहीं। प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है, पढ़ सब लेते हैं, लेकिन जब महीने 2 महीने बाद वो क्वेश्चन मिलता है तो लगता है अरे भाई ये तो नया है, लग तो रहा पढ़े हैं लेकिन याद नहीं क्या पढ़े थे, और वही चीज़ हमें पीछे लेके चली जाती है, अब फिर सब नया लगेगा। चलो बेटा ध्यान देते हैं बहुत आराम से। मान लो बेटा सपोज दैट ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है। अब मान लो बेटा ये अंदर से खोखला है, इतना पोर्शन खोखला है, इतने में ये जो है सिलेंडर ऐसे है, इतने पोर्शन में ही है, अंदर से इतना कैविटी है, ठीक है। मान लो करंट ऐसे लेंथ के पैरेलल फ्लो हो रहा है, करंट लेंथ के पैरेलल फ्लो रहा है, ये L है, और इनर रेडियस देखिएगा ध्यान से, इनर रेडियस इज A एंड आउटर रेडियस इज B। अब मुझसे बोला चलो भैया रेजिस्टेंस लिख के दिखाओ, तो हम बोले सर करंट लेंथ के पैरेलल है ना, और करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसका रेजिस्टेंस, हमसे बोला फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कैसे इजी है देखना ध्यान से। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या करें, R बराबर रो L/A करें। यहाँ जो करंट के पैरेलल लेंथ है वो L है, और एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का इधर से देखने पर, सिलेंडर को इधर से देखने पर आपको ऐसा दिखाई देगा, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ऐसे, इतना पोर्शन में ही करंट पास हो रहा है, इधर ये कैविटी है खाली है, ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस, ये क्या है बेटा क्रॉस सेक्शन है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। तो अब मुझे बताइए एरिया कितना होगा, यही वाला एरिया लिखना है ना। तो बड़े एरिया में देखिए सिलेंडर ऐसे है ना, सिलेंडर ऐसे समझिए, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा देंगे, करंट ऐसे से फ्लो रहा है।
हमें करंट के परपेंडिकुलर आ रही है, रो एल बाई एरिया क्या होता है, एरिया मतलब करंट के परपेंडिकुलर, करंट ऐसे ऐसे पास हो रहा है तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटाएंगे तो बीच का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए पाई कॉमन लेके बाहर कर दिया। कहानी बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, कोई लफड़ा नहीं है। आप ध्यान दीजिए तो लगेगा अरे बहुत इजी क्वेश्चन है सर, वेरी इजी क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए भारी है क्या, बहुत आसान है। ठीक, चलिए भाई हम लोग जो है और बनाते हैं। देखिए मैं मिटा रहा हूँ बेटा, देखिए ध्यान से सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनिएगा। मान लीजिए बेटा, अच्छा हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन है कि ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, ओके, और बेटा इतना पोर्शन में कैविटी है ना, इतना पोर्शन कैविटी है, खाली है ना, इतना पोर्शन में ही मटेरियल है ना, मान लीजिए आयरन का ही बना हुआ है। अब की बार करंट रेडियली फ्लो कर रहा है, ऐसे रेडियली ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, यानी इनर वाला पार्ट हाई पोटेंशियल और आउटर वाला सरफेस जो है, मतलब इनर वाला पार्ट हाई पोटेंशियल, आउटर वाला पार्ट लो पोटेंशियल पे, तो करंट रेडियली फ्लो रहा है। करंट इज फ्लोइंग रेडियली। देखिए यहाँ पर अब कहानी बदल गई, करंट इज फ्लोइंग रेडियली। ध्यान दीजिएगा बेटा, करंट इज फ्लोइंग रेडियली। अब मुझसे यहाँ पर कह रहा है कि अब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को सॉल्व करें, फाइंड द रेजिस्टेंस। और उसी तरह से बेटा इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस इज बी, और बेटा लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। अब मुझसे बोला सॉल्व करो, फाइंड द रेजिस्टेंस। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहें आराम से, अच्छा देखिए ये सवाल आप लोग इसका सलूशन देखने से पहले खुद अटैम्प्ट लेना। अच्छा अब एक बात देखो, खुद जब अटैम्प्ट लोगे गड़बड़ करोगे, गलती करोगे और उससे सीख जाओगे, है ना। पहले देखो, अटैम्प्ट लो, खूब बुद्धि लगाओ, अरे भाई कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, खूब बुद्धि लगाने के बाद फिर सलूशन देखना। तो चलो सलूशन करते हैं इसका भाई। चलिए भाई क्या करें हम, कैसे बनाएं भाई। अरे भाई करंट का फ्लो ऐसे, देखो मैं करंट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, करंट की डायरेक्शन देख लिया। करंट की डायरेक्शन में तो लेंथ मुझे मालूम है, बी माइनस ए आ जाएगा, लेंथ आ गया, है ना। अब सवाल उठता है एरिया। अरे हाँ सर एरिया, जैसे देखिए ये सिलेंडर ऐसे है, ऐसे, तो एरिया ऐसे परपेंडिकुलरली, फिर बड़ा सिलेंडर, फिर और बड़ा सिलेंडर। अच्छा हम बोलेंगे एरिया इज वेरिएबल, स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा, यानी यहाँ बेटा एक्स रेडियस का, देखिए एक्स रेडियस का ये सिलेंडर मानना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल गौर से देखिए, ये देखिए एक्स रेडियस का एक सिलेंडर माना बेटा, घबराना नहीं, घबराना नहीं, जिसका थिकनेस dx है। ये आगे मैं नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा डायग्राम। इसका थिकनेस मैं dx लिख देता हूँ यहाँ पर, ये dx है, घबराना नहीं, इतने पोर्शन का है ना। एक सिलेंडर माना एक्स रेडियस का ऐसे, एक सिलेंडर माना एक्स रेडियस का ऐसे, जिसका थिकनेस dx है, dx मोटाई है। तो डी आर बराबर रो एल के जगह करंट की डायरेक्शन में dx अपॉन एरिया, और एरिया कितना लिखेंगे, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया। बताओ बेटा सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर की जगह x और लेंथ l है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई x इंटू एल। सिंपल कहानी है, कोई लफड़ा नहीं, सीधा सीधा तो कहानी है। अब यहाँ पर बेटा मैं, अच्छा x का टर्म है, अच्छा x का ही टर्म है, तब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, रो अपॉन 2 पाई एल बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, और x की लिमिट, तो लोअर लिमिट x की क्या होगी a, और आउटर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी b। तो यहाँ पर a से b इंटीग्रेट करेंगे तो r बराबर हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई l, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। तो यहाँ पर बेटा नेचुरल लॉग x लिमिट होगी a से b। अब मैं यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा। देखिए मेरे सामने सिंपल सा कहानी आ गया, 2 पाई एल ln b अपर लिमिट माइनस ln a, और log m माइनस log n log m बाई n, यानी रेजिस्टेंस इज रो अपॉन 2 पाई l, और ये आ गया ln b बाई a। देखिए log m माइनस log n log m बाई n होता है बेटा। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना प्यारा सा सॉल्व होके आ गया, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया।
तो ये देखिए सिलेंडर का रेजिस्टेंस हमने सॉल्व करा, कैसे करा आप ये देख रहे हैं हम लोग, है ना। बहुत टफ लगा क्या? इसे आप रिवाइज करो, 1-2 बार सवाल बनाओगे आपको आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा यहाँ तक पढ़ाने के बाद देखिए रेजिस्टेंस कैसे कंडक्टर का सॉल्व करते हैं ये देखिएगा बेटा। अब जैसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ और नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करना है भाई, ठीक है। अब मैं आपको आगे जो बात बता रहा हूँ इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, अच्छे से समझना है। पहले तो देखिए अगर आपसे कभी बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा बताइए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हम बोलते हैं ओम होता है। यानी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? ओम, OHM, ओम। देखिए ये आपको आना चाहिए कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर को रेजिस्टर भी बोलते हैं, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसे रेजिस्टर भी बोलते हैं बेटा। तो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम। अच्छा बेटा अगर हमसे बोलेगा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, मान लीजिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा जाएगा, बताइए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे? तो मन में ये सोचिए फॉर्मूला हमारे सामने ρL/A। अब मुझे इसकी यूनिट बतानी रेजिस्टिविटी की, तो रो बराबर लिखेंगे R इंटू एरिया अपॉन L। देखो ध्यान से, अब रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट कितना आएगा? ओम इंटू मीटर। तो देखिए ओम इंटू मीटर, सिंपल कहानी है। और सुनो बेटा अगर कहीं पर हमें ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की जरूरत पड़ गई। अब देखिए कंडक्टेंस, अब आप समझ रहे हैं कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? जैसे आपको देखिए इस चैप्टर में कंडक्टेंस, आप 1000 सवाल बनाएंगे तो शायद कहीं कंडक्टेंस आ जाएगा। कंडक्टेंस इज द 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यानी बेटा आप इसको लिखेंगे रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, 1 अपॉन ओम इज ओम इनवर्स, या इसी को बोलते बेटा साइमेन, SIEMEN। इसलिए बेटा आपको कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या याद रखनी है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं, OHM को उल्टा कर देते हैं, MHO ऐसे बोलते हैं, महो या साइमेन। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ गया SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की, अब एक बात बताओ, कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा? तो कंडक्टिविटी इज द 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी 1 अपॉन ओम मीटर रहती है, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या बताओ क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स को साइमेन बोलते हैं, तो साइमेन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर, ऐसे भी बोलते हैं महो प्रति मीटर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की SI यूनिट, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है बेटा। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद कल इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।